हेलो एवरीवन। जैसा कि हम एआईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी के सीरीज़ में मैंने कुछ वीडियो बनाए थे और उसी के निरंतरता में आगे मैं एक और वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप को बताना चाहूँगा कि अब हम एक-एक बैरेक्ट लेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और बात करेंगे कि उन बैरेक्ट्स में से कौन-कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किन सेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेजर एक्ट लिया है, जिसे हम बोलते हैं बीएसए 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और यहाँ से किस सेक्शन से क्वेश्चंस बन सकेंगे उनकी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो इसके चैप्टर नंबर 1 में आते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 परिभाषा खंड है। यहाँ पर ए से लेके एल तक कुछ परिभाषाएं दे रखी है और यहाँ से हो सकता है कि कोई न कोई डेफिनेशन का पार्ट पूछा जाए। सेक्शन नंबर 2 में कौन कौन सी परिभाषाएं हैं सर? जैसे कोर्ट की डेफिनेशन है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन है और प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन है और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। यहाँ पर एविडेंस की डेफिनेशन है, यहाँ पर फैक्ट की डेफिनेशन है, यहाँ पर रिलेवेंसी की डेफिनेशन है और यहाँ पर फैक्ट इन इशू की डेफिनेशंस है। हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस है, यहाँ से कोई ना कोई पार्ट में भी हो सकता है कि पूछा जाए। ये सिर्फ हमारा प्रजम्पशन है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 2 में जो सबसेक्शन 2 बना रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेक्शन नंबर 2 का सबसेक्शन 2। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसेक्शन 2 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें प्रयुक्त शब्द और पद जो इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने बात की है कि कुछ डेफिनेशन है, कौन कौन सी थी मैंने उनके नाम आपको बताए। अगर यहाँ पर उनके अलावा भी कोई शब्द आता है या कोई पद है जो यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसका मीनिंग हम कहाँ से लेंगे? उनका मीनिंग हम आईटी एक्ट 2000 से लेंगे, बीएनएसएस 2023 से लेंगे, बीएनएस 2023 से लेंगे। वहाँ जो लिखे हुए हैं वर्ड्स हैं, वहाँ जो वर्ड्स डिफाइंड है, वही डेफिनेशन हम यहाँ पर बीएसए में लेकर के चलेंगे। तो हो सकता है कि अगर सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 1 से कोई क्वेश्चन नहीं बने परिभाषा खंड से, तो हो सकता है कि सबसेक्शन 2 से तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है सर। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करते हैं तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। यहाँ कौन कौन से सेक्शंस हमारे इम्पोर्टेंट है? चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 तक है, इसकी रेंज है। इसमें सेक्शन नंबर 4 देखिए, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, यानी यहाँ रिलेवेंसी की बात की जा रही है और इसे हम रेस जेस्टे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कुछ केस लॉज भी हैं, जैसे रटन वर्सेस क्वीन इम्पोर्टेंट केस है, आर वर्सेस बोर्डिंगफील्ड इम्पोर्टेंट केस है। बस ये नाम आप याद रखिए, अगर आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये इसी के सेक्शन नंबर 4 के केस लॉज हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 7 देखिए, जिसे हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 7? विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का है, यहाँ पर 4-5 बातें लिखी हुई हैं, वो हमारे रिलेवेंट होगी। सेक्शन नंबर 7। ठीक है सर। अगला सेक्शन लेते हैं, सेक्शन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो जाते हैं। ऐसे फैक्ट जो पहले रिलेवेंट नहीं थे, लेकिन कुछ इंसिडेंट होने के बाद वो फैक्ट भी रिलेवेंट हो गए हैं, उसके रिगार्डिंग है। इसे हम प्ली ऑफ एलिबी बोलते हैं। सेक्शन नंबर 9 को प्ली ऑफ एलिबी बोला जाता है। ठीक है सर। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 15। 15 है आपका एडमिशन, और एडमिशन की डेफिनेशन से कुछ भी पूछा जा सकता है। डेफिनेशन के बारे में कि कहाँ डिफाइंड है वो पूछा जा सकता है। एडमिशन करने वाले लोग सेक्शन नंबर 16 और 17 और 18 में दे रखे हैं। हम थोड़ा थोड़ा इसको हैबिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं हर एक एक्ट से। अब हमारा प्रयास यही होगा कि हम हर एक एक्ट से हैबिचुअल होने का प्रयास करेंगे।
तो उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 19 जिसमें लिखा हुआ है स्वीकृतियों को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। सेक्शन नंबर 19 इंपॉर्टेंट इसलिए है सर क्योंकि जो भी स्टेटमेंट आप देते हैं वो स्टेटमेंट एडमिशन है अगर, तो एडमिशन जनरली क्या होता है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को ही एडमिशन में एडमिसिबल बनाया जाता है। लेकिन सेक्शन नंबर 19 ये कहता है, यहाँ पर दोनों बातें करता है। स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग। तो सेल्फ हार्मिंग अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो तो एडमिशंस में कंसिडर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि दोनों स्टेटमेंट रिलेवेंट हो सकते हैं। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 20, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत है। देखिए सर, दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में यानी कंटेंट, किसी डॉक्यूमेंट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आप ओरल एडमिशन देना चाह रहे हैं तो वो कब रिलेवेंट होगा, ये हमें सेक्शन नंबर 20 में मिलेगा। आगे चलते हैं सर, सेक्शन नंबर 22 से लेकर 24 जो सेक्शन है ये जनरली हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में काम आते हैं। सेक्शन नंबर 22 बोलता है उत्प्रेरण, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। यानी कि अगर कोई कन्फेशन है और वो कन्फेशन उत्प्रेरणा से दी गई है, धमकी से दी गई है, प्रपीड़न से दी गई है या प्रॉमिस करके दी गई है, तो वो कब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में रिलेवेंट नहीं होती है। तो इन बातों में अगर कोई कन्फेशन दी जाएगी तो वो इररिलेवेंट होती है। ये सेक्शन नंबर 2 में बताया गया है, 22 में बताया गया है और उसमें प्रोवाइडेड भी है। अगर मैं गोन थ्रू हो जाऊं उनसे तो मैं भी हमें कुछ अच्छा और समझने को मिल जाएगा। यस सर, इसमें दो प्रोवाइडेड दे रखे हैं। पहला प्रोवाइडेड है इसमें, परंतु यदि संस्वीकृति ऐसे उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराए जाने का प्रभाव न्यायालय की राय में पूर्णतया हटा दिया गया है। यानी कि अगर किसी ने आपको धमकी दी है कि ये कन्फेस कर लो और आप उसे कन्फेस कर लेते हैं तो वो इररिलेवेंट होगा। लेकिन अगर उस धमकी का प्रभाव, उत्प्रेरणा का प्रभाव अगर न्यायालय की राय में खत्म हो गया है तो वो कन्फेशन रिलेवेंट हो जाएगी। ये इसका फर्स्ट प्रोवाइडेड बोलता है। ऐसे ही सर सेकंड प्रोवाइडेड भी है, क्योंकि प्रोवाइडेड ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजर सेक्शंस तो है ही है, लेकिन प्रोवाइडेड इसीलिए डाले गए हैं कि सर इसके एडवर्स में अगर कोई बात हो जाती है तो वो क्या रहेगी। सेकंड प्रोवाइडेड है, परंतु यह और कि यदि ऐसी संस्वीकृति सुसंगत है तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप या उस समय जबकि वह मत्त था की गई थी, या इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के चाहे उनका कैसा भी रूप क्यों न रहा हो उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, या केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं होती है। यानी कि अगर आप किसी से प्रॉमिस करके कोई कन्फेशन करा लेते हैं तो वो इररिलेवेंट नहीं होती है। अगर कोई नशे में है और वो कोई कन्फेशन देना चाह रहा है तो वो कन्फेशन भी रिलेवेंट हो जाएगी। उसी के रिगार्डिंग ये प्रोवाइडेड बता रखा है सेकंड। ठीक है सर, तो 22 थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जनरली ज़्यादा चलती है तो हमें समझने में भी आसानी रहेगी। फिर है सर सेक्शन नंबर 23 भी इम्पोर्टेंट है सर। पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम सब जनरली एडवोकेट्स ही हैं, तो हम जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर से की गई कन्फेशन कभी भी रिलेवेंट नहीं होती है। सेक्शन नंबर 23 एक बार गोन थ्रू करें सर। पहला सबसेक्शन क्या बोलता है कि किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। यानी कि कन्फेशन अगर उसने किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग किया है किसी पुलिस अधिकारी को तो वो इररिलेवेंट है सर। दूसरा, कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की कस्टडी में हो। सबसेक्शन 1 में कस्टडी की बात नहीं थी, सबसेक्शन 2 में कस्टडी की बात है। अगर कोई पर्सन कस्टडी में है और वो पुलिस कस्टडी है तो
वह कन्फेशन भी उस समय अगर कन्फेशन उसने किया है तो वो भी इररिलेवेंट होता है, इसीलिए उसे प्रूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर। इसका प्रोवाइडेड इम्पोर्टेंट है सर, जो रिकवरी वगैरह होती है अक्यूज के कहने पे, वो इसके प्रोवाइडेड में डाल रखा है। परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चलता है किसी तथ्य के बारे में, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी। यानी अक्यूज के कहने पर या अक्यूज से बात करने पर हमें रिकवरी होती है किसी भी हथियार वगैरह की या किसी थिंग की, तो वो फैक्ट तो रिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन कन्फेशन नहीं रिलेवेंट होगी सर। ठीक है सर। ये था आपका सेक्शन नंबर 23। सेम इसी प्रकार से 24, साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्यों को प्रभावित करती है, विचार में लेना। मोर देन वन अक्यूज्ड हो और एक कन्फेशन दे तो दूसरों के साथ उसका क्या इफेक्ट रहेगा, उसके रिगार्डिंग ये आपका सेक्शन नंबर 24 है। एक बार रीड आउट करेंगे सर, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं सर। सेक्शन नंबर 27, किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। यानी एक बार किसी ने कोई कथन कर दिया है और उसकी सत्यता को हम बाद की प्रोसीडिंग में यूज कर रहे हैं, तो क्या वो रिलेवेंट होगी या नहीं होगी, ये हमें सेक्शन नंबर 27 में दे रखा है। मैं 27 पे आता हूं सर। सेक्शन नंबर 27। ठीक है सर। इसमें एक नई चीज एक्स्ट्रा है जो 26 में नहीं थी, वो था, ध्यान से पढ़ेंगे तो 4 बातें तो सेम मिलेगी, 5वीं बात अलग है, जिसमें प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच से बाहर कर दिया गया था, ये यहाँ पर ऐड है। 26 और 27 में इतना सा अंतर है सर। लेकिन 26 में जितने भी इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, एक बार मेरा निवेदन है कि आप इनसे गोन थ्रू हो ही जाना, क्योंकि इलस्ट्रेशंस डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस के रूप में सेक्शन नंबर 26 से, जो कि आपका डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग है। सेक्शन नंबर 26 का सब क्लोज 1, बाकी अलग अलग है, कोर्स ऑफ बिजनेस का है, इंटरेस्ट ऑफ मेकर का है, और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, विल के रिगार्डिंग है, वो वाली हैं सर। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 27 में प्रोवाइडेड भी दे रखा है, परंतु वह तब जबकि वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में हो, क्योंकि हम बाद वाली सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में फॉर्मल स्टेटमेंट्स को कंसिडर करने की बात कर रहे हैं। तो तब क्या बात कहता है, परंतु ऐसा तब जबकि वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच थी। प्रथम कार्रवाई में प्रतिपक्षी को प्रति परीक्षा का अधिकार और अवसर था। विवाद्य प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सार्थक वही थे जो द्वितीय कार्यवाही में भी है, तभी उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। ये था आपका सेक्शन नंबर 27। इसके बाद सर आप आ जाइए, अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है, सेक्शन नंबर 39 से शुरू हो रहा है। ये हमारे पास 39 से 45 तक है। यहाँ पर सेक्शन नंबर 39, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। काम की चीजें, किन किन बातों के रिगार्डिंग हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं, वहां पर दे रखा है। सेक्शन नंबर 41, हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। सर सेक्शन नंबर 41 पे चलते हैं। यस सर। सेक्शन नंबर 41, हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है, एक्सपर्ट्स की, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखा है या हस्ताक्षर किया है, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है, परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी, रिलेवेंट है। यानी उस हैंडराइटिंग से, उस सिग्नेचर से अगर कोई पर्सन नॉन है तो
अगर वो कहता है कि हाँ ये उसी पर्सन के सिग्नेचर हैं, उसी पर्सन की हैंडराइटिंग है, तो भी रिलेवेंट है। और अगर वो कहता है कि नहीं ये उस पर्सन के सिग्नेचर या हैंडराइटिंग नहीं है, तो भी रिलेवेंट है। तो क्योंकि यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो क्वेश्चन ऐसे ही हो सकते हैं ना सर, जो आपको थोड़ा घुमा करके दे, ट्विस्ट डाल करके दे। दैट्स वाई ऐसे सेक्शंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है सर। और इसमें एक इलस्ट्रेशंस भी दे रखा है, इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा सर, काम की चीजें हैं। इलस्ट्रेशन सीधे आते हैं सर, किसी भी डायरेक्ट को पढ़ें, इलस्ट्रेशन डायरेक्ट उठ के आ जाता है। ठीक है सर। अगला सेक्शन हम बात करते हैं कैरेक्टर से, शील कब सुसंगत है। इसमें है सेक्शन नंबर 46। 46 में लिखा हुआ है सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। सर 46 को आप 50 के साथ पढ़ना, क्योंकि ये दो ही सेक्शन है जो सिविल प्रोसीडिंग्स टाइप की बात कर रहे हैं। तो सिविल में जनरली आपका कैरेक्टर जो है वो इररिलेवेंट होता है। ठीक है। लेकिन सेक्शन 50 बोलता है नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील, अगर कैरेक्टर की वजह से किसी की नुकसानी को कम या ज्यादा वेरिएशन किया जा सकता है, तो वहां पर कैरेक्टर आपका रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है सर। फिर बचता है 47, 48, 49। इन तीनों में से अगर आप देखना चाहें तो सेक्शन नंबर 49 देखें कि उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुराशील सुसंगत नहीं है। जनरली हम जब भी कोई बेल एप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं, तब हम ये बात कहते हैं कि अक्यूज जो है घर का कर्ता पुरुष है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। हम गुड कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। हम अब सामने अगर स्टेट है, सरकार है, तो सरकार बिना किसी वजह के, अगर हम ये बातें नहीं कर रहे हैं, तो सरकार डायरेक्ट नहीं कह सकती कि सर एक्यूज गंदा है, उसका कैरेक्टर खराब है, ये नहीं कह सकता। वो तभी कह सकेंगे जब आप अच्छा होना बोलेंगे, यानी आप बोलेंगे कि वो ऊंचे शील का व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, या समाज का मोतबीर व्यक्ति है। जब आप ऐसी बातें बोलेंगे, तब ही जवाब में सरकार या अगेंस्ट जो भी एडवोकेट है, वो तब ही उसके खराब कैरेक्टर की बात कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। गुड कैरेक्टर ऑलवेज रिलेवेंट, लेकिन बैड में जब तक गुड की बात नहीं की जाएगी, बैड की बात नहीं होगी। राइट सर। ये सेक्शन नंबर 49 है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है तो कि सर गुड कैरेक्टर रिलेवेंट है, तो 47 देख लीजिए सर। दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छाशील रिलेवेंट है। क्रिमिनल मैटर्स में जो उसका फॉर्मर कैरेक्टर है वो रिलेवेंट होता है सर। और 49 क्या बोलता है कि सर बैड कैरेक्टर तो तभी रिलेवेंट होगा जब गुड कैरेक्टर की बात की जाएगी। राइट सर। आगे चलें सर। अब ये चैप्टर नंबर 2 तक की बात थी। आते हैं सर चैप्टर नंबर 3। ये क्या है? तथ्य जिनका साबित किया जाना जरूरी नहीं है, ऐसे फैक्ट जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस लेता है। राइट सर। इसमें सेक्शन है आपके पास, सेक्शन नंबर 53। एक बार सेक्शन नंबर 53 पे आइए। स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। सर दोनों पार्टीज ने आमने सामने जो है, उन्होंने अगर किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया है, तो उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये सेक्शन नंबर 53 कहता है। लेकिन सर अगर हम इस सेक्शन के अंदर जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बात और भी है। आइए सर सेक्शन नंबर 53 पे चलते हैं। देखिए सर सेक्शन नंबर 53, जैसा कि सेक्शन का नाम है कि एडमिटेड फैक्ट को साबित करने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे फैक्ट को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके एजेंट कब कब एडमिट करेंगे सर। देखिए, सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, पहली बात हियरिंग पे, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, यानी कि सुनवाई से पहले, या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवर्तन नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है, यानी कि प्लीडिंग्स के द्वारा अगर उन्होंने किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया है तो यहां तक तो सेक्शन में जो लिखा है वो बिल्कुल सेम बात कर रहा है। हाँ सर, प्रोवाइडेड पढ़िए सर। प्रोवाइडेड कहता है परंतु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों का ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा,
यानी कि जो आपने एडमिट कर लिया है एडमिशंस के थ्रू, उनके अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा। अगर न्यायालय को लगता है तो वो कहेगा सर आप दोनों पार्टी एडमिट कर रहे हैं लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं है, आप इस एडमिशंस को प्रूव करें। ठीक है सर, इसीलिए 53 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां प्रोवाइडेड आते हैं ऑलमोस्ट वो सेक्शंस थोड़े हमें ढंग से देखने चाहिए। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है सर। सेक्शन नंबर 54 क्या बोलता है, देखिए 54 पे मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना। जनरली फैक्ट्स को कैसे प्रूव करना है, ओरल एविडेंस के द्वारा। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 55 मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना चाहिए, यानी कि सेक्शन नंबर 55 बोलता है कि अगर आप कोई ओरल एविडेंस देना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट होना चाहिए सर। दैट मीन्स हम हियर से एविडेंसेस को एडमिसिबल नहीं जानना चाह रहे हैं, हम उन्हें नहीं मानना चाह रहे हैं। हियर से यानी सुनी सुनाई बातों को। यहाँ पर इसीलिए डायरेक्ट कहा गया है सेक्शन नंबर 55 में कि ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए सर। एक बार गोन थ्रू कर लेना सर। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 बहुत बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है सर, क्योंकि मेजर कोर्ट में अगर प्रोसीडिंग्स में कहीं पर एविडेंस की बात आती है तो हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो पेश करते ही हैं। तो कौन सा डॉक्यूमेंट प्राइमरी होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट सेकेंडरी होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। राइट सर, देखते हैं इसकी रेंज क्या है सर। चैप्टर नंबर 5 की 56 से ये शुरू हो रहा है 93 तक। बहुत बड़ा चैप्टर है सर। इसे करना कैसे है, हम इसे स्पीडली कैसे पढ़ सकते हैं, अपन उसकी भी बात करेंगे सर। जैसे सेक्शन नंबर 56 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत, कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का प्रूफ कैसे देंगे, तो उसका आंसर है सर 57 58। सेक्शन नंबर 57 अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस है तो आप प्राइमरी एविडेंस से दीजिए सर डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस कर दीजिए। 58 सेक्शन क्या बोलता है, सेकेंडरी एविडेंस। अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं सर। ये हमारा बोलता है सेक्शन नंबर 58, और किस तरीके के दे सकते हैं वो वाली बात यहां लिखी हुई है। ठीक है सर, लेकिन सेक्शन नंबर 58 में सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए कुछ सरकमस्टांसेस बता रखे हैं, कुछ परिस्थितियां बता रखी है। वो परिस्थितियां होने पर ही आप सेकेंडरी एविडेंस में जो हमारे पास आइटम दे रखे हैं उनमें से कौन सा एविडेंस देंगे, उसके रिगार्डिंग आपके पास है सेक्शन नंबर 60। यहां पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि वो किसी और के पावर या पोजीशन में है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, तो आपको ये डिस्ट्रॉय ये लॉस्ट प्रूव करना होता है। उसके बाद आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे मूव नहीं किया जा सकता है, तब आप किन किन अवस्थाओं का सेकेंडरी एविडेंस दे सकेंगे, वो सेक्शन नंबर 60 में लिखा हुआ है सर। राइट सर, आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 63 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। अगर चैप्टर नंबर 5 से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। ठीक है सर, इसे थोड़ा तसल्ली से पढ़िएगा, हालांकि ये थोड़ा रिजिड है लेकिन हमें इसका सेक्शन 63 का सब सेक्शन 4 जरूर पढ़ना है। राइट सर, आगे चलते हैं सर। इसी में सेक्शन नंबर 72 जो कि हमारे कोर्ट में बहुत काम आता है, हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित है। यानी कि किसी पर्सन के सिग्नेचर, किसी पर्सन की सील को कंपेयर करने की बात की जा रही है, और कंपेयर किन से कर रहे हैं, जो या तो एडमिट हो चुके हैं या फिर जो प्रूव्ड हो चुके हैं, उनसे कंपैरिजन करने की बात है सर। तो सेक्शन नंबर 72 इटसेल्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट सर, फिर जैसा कि चैप्टर नंबर 5 बहुत बड़ा है, उसके बाद आपको एक पार्ट बना करके दिया गया है पब्लिक डॉक्यूमेंट।
सेक्शन नंबर 74 में दोनों ही तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा होगा और प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन सा होगा। सर इसके रिगार्डिंग अगर आप बेसिक्स कहीं से गूगल पे सर्च करके भी देखेंगे तो आप 10 एक लगभग ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो पब्लिक है या प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, इनका आप सर्च करके एक बार कहीं पर लिख करके उन्हें एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा कि कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कौन सा प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। मे बी यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि बताइए कि फलाना डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइवेट है या पब्लिक डॉक्यूमेंट है। राइट सर, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेक्शन नंबर 75। 75 है लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेने के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सेक्शन नंबर 75। हम सभी न्यायालय में काम करते हैं, हम सभी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाते हैं। सर बिल्कुल निकलती है। हाँ, तो सर्टिफाइड कॉपी कैसे लेनी है सर, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है सर, पब्लिक डॉक्यूमेंट की। राइट सर, आगे चलते हैं। अब एक पार्ट दे रखा है सर 78 से लेके 93 तक। राइट सर, दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। यहां पर 78 से लेके 93 तक के सेक्शंस में आपको सिर्फ दो ही चीजें याद करनी है या दो ही चीजें समझनी है। सेक्शंस के नाम तो आपको पता रह जाएंगे। हम तो वैसे भी ओपन टेक्स्ट ओपन बैरिक एग्जाम है तो हम लेके जा सकते हैं साथ में, लेकिन इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर प्रजम्पशंस दे रखी है सर, उपधारणा है, और दो ही तरह की दे रखी है, मे प्रज्यूम और शैल प्रज्यूम। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा। तो ये किस सेक्शन में उपधारणा कर सकेगा लिखा है और किस सेक्शन में उपधारणा करेगा लिखा है, अंडरलाइन कर लेना सर। अपने को कुछ लिखना नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। कहां से कहां तक, 78 से लेके 93 तक। आसान हो जाएगा सर आपको। अगर यहां पर डायरेक्ट भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो वो 92 या 93 से आता है, जनरल क्वेश्चन आता है सर। यहां से 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा सेक्शन 92, तो उसके रिगार्डिंग मैं प्रिज्यूम है, उपधारणा कर सकेगा है या उपधारणा करेगा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 93 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा, उपधारणा कर सकेगा या उपधारणा करेगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है सर। तो ये दो सेक्शन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है। बाकी इन सब में आपको यही निकाल करके रखना है कि किसमें उपधारणा कर सकेगा है और किसमें उपधारणा करेगा है। राइट सर, आगे चलते हैं सर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट हम खत्म करते हैं। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करने की बात करता है। 94 से लेके 103 तक है। यहां पर सेक्शन नंबर 94 मच इंपॉर्टेंट है सर। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की मैं बात करूं तो 94 नंबर का जो सेक्शन है वो स्पाइनल कोड है सर, इस बैरेक्ट का रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है। ये इंपॉर्टेंट है सर, इसको आप एक बार ढंग से पढ़ करके जाइएगा। सेक्शन 95 भी इसी के सेम है। अगर ऑप्शन में केवल 94 हो तो वो आंसर होगा, नहीं तो 94 और 95 दोनों ही स्पाइनल कोड कहलाते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि हालांकि बीएसए में तो नहीं आया है, इंडियन एविडेंस एक्ट में आया था और उसमें सेक्शन 91 और 92 थे। वहाँ ये आ चुका है, काफ़ी बार जुडिशरी में भी पूछा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किस धारा को भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट का स्पाइनल कोड बोला जाता है। तो वो थे, इंडियन एविडेंस एक्ट में 91 92 था, बीएसए में हमारे पास 94 और 95 है। और यहाँ से मेजर क्वेश्चन भी बनता है एम्बिग्यूअस के रिगार्डिंग, संदिग्धता किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष संदिग्धता क्या होती है, अप्रत्यक्ष संदिग्धता क्या होती है। ठीक है सर, वो हालांकि मेजर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, एआईबी के रिगार्डिंग इतना बड़ा नहीं चलेगा, नहीं बनेगा। राइट सर, इसी में एक सेक्शन है सर 101, न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। इसे भी देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 94 से लेके 103 को तो एक बार गोन थ्रू कर ही लें। यहाँ पर जो भी इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, जो एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं, इनको एक बार पढ़ लें।
ये आपके काम आएंगे सर। ठीक है सर। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 7, बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। सर सेक्शन नंबर 104 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 105 इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसके बाद 106 से लेकर के 114 तक, 106 से लेके 114 तक के जो सेक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि बर्डन ऑफ प्रूफ पर्टिकुलर किसी मामले में किस पर होगा। ऐसा नहीं है कि हर बार बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है, अभियोजन पक्ष पे होता है। कभी कभी कोई फैक्ट अगर किसी पर्सन के नॉलेज में है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट भी हो जाता है। दैट्स वाई ये 106 से लेके 114 तक के सेक्शंस वहां काम आते हैं। राइट सर। तो एक बार, हालांकि इनको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम को गोन थ्रू कर लेना, ताकि हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो हमें अगर हल्का फुल्का भी याद होगा तो हम तुरंत इंडेक्स से उस पेज नंबर पे जाएंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। राइट सर। इसके बाद आप देखिए सेक्शन नंबर 115, 116, 115, 117, 118 और 120। मैं रिपीट करता हूं सर, सेक्शन नंबर 115, 117, 118, 120, इन चारों में भी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है ये याद कर लेना सर, देख लेना इन चारों सेक्शंस को। जैसे सेक्शन नंबर 115 है कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा, ये विक्षुब्ध एरिया के रिगार्डिंग बात करता है। इसमें क्या उपधारणा की जाएगी, मैं प्रिज्यूम है या शैल प्रिज्यूम है, ये याद करना है सर। अंडरलाइन कर लेना कि मैं प्रिज्यूम है या शैल प्रिज्यूम है। उसके बाद सेक्शन नंबर 117, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा, प्रजम्पशंस, सुसाइड के रिगार्डिंग। और सुसाइड कैसा है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, उसमें क्या प्रजम्पशंस की जाएगी वो देख लीजिएगा सर। फिर 118 दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, डाउरी डेथ में क्या प्रजम्पशंस की जाती है, क्या वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है? नहीं सर, सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे होता है। और एक बार वो अपनी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके रिगार्डिंग वो अपना एविडेंस प्रोड्यूस कर देता है, तब बर्डन ऑफ प्रूफ वापस शिफ्ट हो जाता है प्रोसिक्यूशन पे। फिर वो अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे, उसके बाद डिफेंस पे आएगा। ठीक है सर। इसके बाद सेक्शन है आपके पास 120, ये बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की अवधारणा। यहां पर भी सबसे पहले जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो अक्यूज्ड पे होता है कि पहले वो साबित करे कि फीमेल की कंसेंट थी, उसके बाद प्रोसिक्यूशन की स्टोरी चलेगी सर। राइट सर। तो ये 115, 117, 118 और 120 चारों सेक्शंस देख लेना सर। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8 स्टोपल, इसकी डेफिनेशन 121 में दे रखी है। ठीक है सर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाए तो स्टोपल के बारे में। फिर आता है चैप्टर नंबर 9, इसमें सर साक्षियों के विषय में बात की गई है कि साक्षी कौन हो सकता है, किस साक्षी को न्यायालय कंपेल नहीं करेगा, किस साक्षी को न्यायालय परमिट नहीं करेगा। 2-3 ये बातें हैं जो इस चैप्टर की खासियत है। पहले मैं बात करता हूं सेक्शन नंबर 124 की, कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो सर जरा मेरे को एक बार एक नज़र में पढ़ लीजिएगा इस सेक्शन को, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी लोग कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं सिवाय कोमल वयस, अति वार्धक्य, शरीर या मन के रोग, या ऐसे लोग जिन्हें कोई प्रश्न पूछा जाता है जिस प्रश्न को वो समझने में और उसका युक्ति युक्त उत्तर देने में असमर्थ हो, इन लोगों के अलावा सभी लोग सक्षम साक्षी होते हैं। ठीक है सर। सॉरी। उसके बाद आते हैं 125 पे, साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। यानी कि ऐसा भी कोई विटनेस हो सकता है जो बोल करके अपना बयान नहीं दे सके, तब अगर वो लिख करके दे रहा है तो उसे भी ओरल एविडेंस में कंसीडर किया जाता है, सेक्शन नंबर 125। इसके बाद सर 127 से आपके पास सेक्शंस शुरू होते हैं
जो आपके पास 136 है। कहाँ से सर? 127 से 136। इन सेक्शंस का क्या करना है सर? इन सेक्शंस में दो चीजें मिलेगी। अभी मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तब मैंने बताया था यहाँ पर मिलेगा कि न्यायालय किस पर्सन को विवश नहीं कर सकेगा, न्यायालय किसी पर्सन को कब अनुज्ञात नहीं कर सकेगा। इन सेक्शंस में आप यही शब्द देखिएगा और उन्हें आप हाईलाइट कर लीजिएगा। यहां से अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया, जैसे मैं बोलता हूं सेक्शन नंबर 131 देखिए सर, लिखा हुआ है अपराधों के करने के बारे में जानकारी। यानी कि पुलिस को अगर, जैसे सपोज कीजिए पुलिस को अगर कोई जानकारी किसी ने दी है, फोन करके बताया है कि फला फला जगह पर फला फला व्यक्ति ने फला फला आदमी को मार दिया है, तो ये जो इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई है, क्या ये जानकारी न्यायालय में पुलिस को बताने के लिए विवश किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा? सॉरी। तो इसका आंसर आपको 131 में मिलेगा। उसी के रिगार्डिंग है कि कब विवश नहीं किया जा सकेगा, कब अनुज्ञात नहीं किया जा सकेगा। ये सेक्शंस उसके रिगार्डिंग है, तो आप 127 से 136 के बीच में हाईलाइट कर लीजिएगा हर एक सेक्शन में जाकर के। राइट सर। इसके बाद में आता हूं सेक्शन नंबर 137 पर। इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। किसी भी विटनेस को हम माफी नहीं दे सकते हैं इस आधार पर कि अगर उसने आंसर दिया तो वो खुद उस अपराध में फंस जाएगा। एक बार गोन थ्रू हो जाना सर। फिर 138 और 139 दोनों इंपॉर्टेंट है सर। 138 है सह अपराधी अकम्प्लाइज, और 139 है साक्षियों की संख्या। तो क्या साक्षियों की कोई संख्या निर्धारित होती है? तो इसका आंसर आपको 139 सेक्शन को पढ़ने पर मिल जाएगा कि नहीं सर, साक्षियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। अगला चैप्टर आता है सर चैप्टर नंबर 10। यहां पर भी कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, जैसे साक्षियों की परीक्षा के विषय में। यानी कि अब यहां पर हम विटनेसेस का क्या कर रहे हैं? एग्जामिनेशंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले 140 में देखिए सर, साक्षियों को पेश करना और उनके परीक्षा का क्रम। जनरली हमें सबको पता है कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है। राइट सर। 141 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। यानी कि कोर्ट को डिसाइड करना है कि कोई भी एविडेंस जो आप दे रहे हैं वो एडमिसिबल है या नहीं है। पावर है कोर्ट की। राइट सर। 143 परीक्षाओं का क्रम। हाँ सर, थोड़ा पढ़ के जाइएगा परीक्षाओं का क्रम। हालांकि परीक्षाएं मैंने बता दी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, इनका सीक्वेंस यही है, वो लिखा हुआ है सर। फिर 146 लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सर। ऐसा प्रश्न जो उत्तर को सुझाता है उसे लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में अगर आ रहा है किसी प्रश्न का आंसर, तो वो लीडिंग क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 152, युक्ति युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सर, हम जब भी कोई क्वेश्चन किसी विटनेस से पूछते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई रीजनेबिलिटी होना जरूरी है, रीजन होना जरूरी है। विदाउट रीजन आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। इसमें अगर आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, मैं जाता हूं सर 152 पे, बात करते हैं। अगर यहाँ कोई इलस्ट्रेशन हो तो बिल्कुल है सर, 4 इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं सर, और इन चारों इलस्ट्रेशंस को एक बार आप गोन थ्रू कर लेना सर, कि ये आपको चारों इलस्ट्रेशंस ये समझाएंगे कि वो रीजनेबल ग्राउंड्स क्या होंगे और किस बात को रीजनेबल ग्राउंड नहीं माना जाएगा, वो इन इलस्ट्रेशंस में दे रखा है। राइट सर। इलस्ट्रेशन नंबर सी देख लीजिए, किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, किसी विटनेस के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, हम यादृच्छिक यह पूछते हैं कि क्या वह डकैत है। यहां इस प्रश्न के लिए कोई युक्ति युक्त आधार नहीं है, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं भाई आप डकैत हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन है ही नहीं, तो क्या हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आंसर है नो सर।
हाँ, रीजनेबल है, रीजनेबल ग्राउंड हमें पता है कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, तो हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट सर। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन सेक्शन नंबर 153। क्योंकि हमने 152 में क्या किया है, मान लीजिए युक्ति युक्त आधारों के बिना भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 153 में देखिए, युक्ति युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में कोर्ट की प्रोसीजर क्या होगी। तो यहां पर बेसिक सा लिखा हुआ है सर, यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्ति युक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी अधिवक्ता द्वारा पूछा गया था, तो वह मामले की परिस्थितियों की हाईकोर्ट को या अन्य प्राधिकारी को जिसके अधीन अधिवक्ता अपनी वृत्ति का प्रयोग कर रहा है उसे रिपोर्ट कर सकेगा। यानी कि जैसे हम हमारे एसोसिएशन से जुड़े होते हैं एडवोकेट्स के, उनको कंप्लेन कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट को कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये 152 और 153 लगभग साथ में चलते हैं सर। इसके बाद आते हैं सर सेक्शन नंबर 157 पे। 157 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, इसे हम 157 को हॉस्टाइल विटनेस बोलते हैं, पक्षद्रोही साक्षी। राइट सर। 157 भी एक बार गोन थ्रू कर लीजिएगा सर। 162 रिफ्रेशिंग मेमोरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि मेमोरी को रिफ्रेश करना, यानी कि आपको वो कुछ फैक्ट याद नहीं है उसके रिगार्डिंग है कि आप किसी डॉक्यूमेंट को देख करके अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं। जनरली विटनेसेस को ही इनकी ज़रूरत पड़ती है, जो जैसे पुलिस वाले हैं उनके ट्रांसफर्स हो जाते हैं, वो डेली इन्वेस्टिगेशन में लगे रहते हैं, तो उन्हें पर्टिकुलर याद नहीं होता है कि किस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने क्या किया। हो सकता है 3 साल 4 साल बाद उनका नंबर आया हो, दैट्स वाई। फिर 168 प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। यस सर, ये बहुत अच्छी पावर कोर्ट के पास है कि वो किसी भी पर्सन से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। जैसे हमने बात की थी 127 से 136 के बारे में, नॉट कंपेल्ड और नॉट परमिटेड, विवश नहीं किया जा सकेगा, अनुज्ञात नहीं किया जा सकेगा, तो वो रेस्ट्रिक्शंस है। उसके अलावा आप जब 168 को पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 एक ही सेक्शन है 169, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। यानी कि 169 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि किसी एविडेंस को अनुचित रूप से ग्रहण कर लिया गया है और किसी एविडेंस को जिसे ग्रहण करना था अग्रहण हुआ है, यानी कि ग्रहण नहीं किया गया है, तो क्या हम रीट्रायल के लिए बोल सकते हैं? तो इसका आंसर है सर, नया ट्रायल नहीं किया जा सकेगा अगर जिसे हमने अनुचित रूप से ग्रहण किया है उसे अगर ग्रहण नहीं करते और जिसे अग्रहण किया गया है उसे अगर ग्रहण भी कर लेते तो भी जजमेंट पे इफेक्ट नहीं आता। ये 169 का क्रक्स है, एक बार आप इसे जाकर के देखिएगा सर। और लास्ट निरसन और व्यावृत्ति 170 में है। उसके अलावा एक शेड्यूल भी जोड़ा गया है और वो शेड्यूल आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश करने के रिगार्डिंग है। ये आपका बीएसए का पूरे का एक बार मैंने ओवरव्यू दिया है कि सर कहाँ से क्या आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली शेयर कीजिए। हो सकता है कि किसी के पास असमर्थता हो समझने में या किसी प्रकार की दुविधा हो और वो समय नहीं दे पा रहा हो, तो कम से कम इस वीडियो को सुन करके वो एक बार एआईबी के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। इसके बाद मैं कल आप लोगों के सामने वापस रूबरू होऊंगा बीएनएस 2023 लेकर के। तो जब भी आपको ये वीडियो प्राप्त हो तो आप बीएनएस 2023 अपने पास रखिएगा। मैं उसके ब्लॉक डायग्राम से लेकर के उसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।